Welcome to Key Life Skills Show. We face many challenges in our life, and to face any challenges and to deal with any difficulties, we need some skills. We call it Key Life Skills. So हमारे साथ मौजूद है मिस्टर परवेज खान. So let's discuss with him what are the essential skills to deal with a daily life challenges. So please हमें अपने बारे में कुछ बताइए. देखिए माय नेम इज़ परवेज़ खान और आमतौर से सोशल मीडिया पे लोग मुझे आस परवेज़ खान के नाम से जानते हैं। मैं एक इंटरनेशनल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हूँ, एनएलपी ट्रेनर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मराठवाड़ा का मैं पहला इंटरनेशनल एनएलपी ट्रेनर हूँ। पिछले 15 सालों से मैं डिफरेंट सेक्टर्स में ट्रेनिंग देता आया हूँ। मेरे जो लर्नर्स हैं, उसमें कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स है, उसमें स्टूडेंट्स है, बिज़नेस ओनर्स है, सोशल वर्कर्स है, पॉलिटिशियंस है, सभी सेक्शंस में मैं ट्रेनिंग देता हूँ और पूरे इंडिया में करीबन 100 से ज़्यादा शहरों में मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। 350 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस मेरे क्लाइंट है और मोर देन 1000 पब्लिक टॉक्स आई हैव डिलीवर्ड। 500 से ज़्यादा वर्कशॉप्स मैंने लिए और मेरा जो कोर एरिया है, वो है माइंड प्रोग्रामिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये कुछ कोर एरियाज़ है जहाँ पर मैं ट्रेनिंग देता हूँ और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि सक्सेस जो कामयाबी होती है ना, सक्सेस इज जस्ट अ मैटर ऑफ हैविंग सम स्किल्स और लैकिंग सम स्किल्स। जो लोग कामयाब है वो क्यों कामयाब है? उनके अंदर कुछ एडिशनल स्किल्स है और जो कामयाब नहीं हो पा रहे, स्ट्रगल कर रहे, कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल करने के लिए जो स्किल्स की जरूरत है, जो एबिलिटी की जरूरत है, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। तो मेरी पूरी लाइफ का ये एक लर्निंग है कि सक्सेस इज द मैटर ऑफ having some skill or lacking some skills. And nobody is good or bad. Nobody is talented. Nobody is dull. It is just the difference of skills. तो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पूरे इंडिया में लेता रहता हूँ और अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग इंडस्ट्री मेरा कॉर्पोरेट में भी बड़ा एक्सपीरियंस है। बिफोर कमिंग टू ट्रेनिंग इंडस्ट्री आई वाज इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, आई वाज इन सेल्स, आई वाज इन मार्केटिंग, आई वाज इन शेयर मार्केट। तो कहीं ना कहीं जो मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है वही लेकर मैं ट्रेनिंग में आया और मैं जानता हूँ कि प्रोफेशंस की, करियर्स की क्या डिफिकल्टीज होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो कहीं ना कहीं whatever I teach my learners, it is not only from the books. Most of the things are from my experiences. And therefore, I use Ask Parvez Khan, come ask me whatever challenges you have. So, this is something about me. For more detail, you can visit my Google profile, Ask Parvez Khan, or you can visit our website also, keylifeskills.in. सर हमने देखा है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप आस्क जोड़ते हैं एएस के. सो व्हाट व्हाई यू ऐड योर विथ नेम आस्क परवेज खान? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस की लाइफ स्किल्स. What we believe that we face many challenges and difficulties in our day to day life और हर डिफिकल्टी, हर चैलेंज से निपटने के लिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है और हम उसी को की लाइफ स्किल्स हम कहते हैं. जैसा आपका सवाल था कि मैं अपने नाम के साथ ए एस के क्यों जोड़ता हूँ, Yes. तो उसके दो रीजंस है. पहला, ए एस के आस्क, because I am a psychology counselor, so I invite people, come ask me the questions, whatever difficulties, whatever challenges you have, you can ask me. So I invite people, ask me, because I am a psychology counselor. Second reason of ASK is A for attitude, S for skill and K for knowledge. ये तीन चीजें किसी भी सक्सेसफुल करियर के लिए जरूरी है. अगर आपको एक सक्सेसफुल करियर बनाना, एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी अगर गुजारनी है, तो आपकी लाइफ में ये तीन चीजें बहुत ही बैलेंस क्वांटिटी में होनी चाहिए: एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज. देयरफॉर आई ऐड आस्क विथ माय नेम. बिफोर वी गो अहेड, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट मी. मैं Yes. थोड़ा अपने बारे में बताना Yes. चाहूंगा कि आई एम द फर्स्ट इंटरनेशनल एनएलपी ट्रेनर इन मराठवाड़ा. तो व्हाट इज एनएलपी ट्रेनर? इट इज ऑल अबाउट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? सो न्यूरो इज ऑल अबाउट माइंड, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट हाउ डू वी कम्युनिकेट with ourselves, how do we communicate with others, and programming is all about uh,
एक्सपीरियंस जो हम लेते हैं, जो एक्सपीरियंसेस हम लेते हैं, वो एक्सपीरियंसेस की बिना पे अ, हमारा स्टेट डेवलप होता है, हमारा बिलीफ फॉर्म होता है और हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट कि आप अपने आप को प्रोग्राम कैसे करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग जो है, उनकी जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है वो उनकी अपनी मर्जी से नहीं हुई है। अक्सर लोगों की प्रोग्रामिंग जो होती है वो इन्वायरमेंट में होती है, वो माहौल में होती है। वो किस किस सोसाइटी में रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, किस चीज को ज्यादा टाइम देते हैं, इसकी बिना पर उनकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। अब ये प्रोग्रामिंग उनके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये खुद उनको समझ नहीं आता है। Yes. उनके बिहेवियर में नजर आता है कि इस इंसान की प्रोग्रामिंग कैसी है। तो यहाँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो होती है वो ये चेक करता है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है और कितनी हार्मफुल है। अगर वो हार्मफुल है तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक के जरिए हम उस प्रोग्रामिंग को रिप्रोग्राम करते ताकि उस व्यक्ति को इतना कैपेबल बनाया जा सके वो लाइफ के किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके। सो आई एम द फर्स्ट इंटरनेशनल एनएलपी ट्रेनर इन मराठवाड़ा। पिछले 15 सालों से मैं पूरे इंडिया में करीबन 100 से ज़्यादा शहरों में 350 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग प्रोग्राम देता हूँ। मेरा कोर एरिया है पर्सनल ग्रोथ, और मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वो कॉरपोरेट के बिजनेस ओनर्स है, मैनेजर्स है, सीईओज है, डायरेक्टर्स है, सम पॉलिटिशियंस है, टीचर्स है, प्रोफेसर्स है और स्टूडेंट्स। ये सभी सेक्शन जो है ये मेरे क्लाइंट है जहाँ पर मैं ट्रेनिंग देता हूँ। इसमें मेनली जो मेरे टॉपिक्स होते हैं वो होता है माइंड प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन, स्टेट मैनेजमेंट, बिलीफ फॉर्मेशन और फॉर्मिंग अ राइट एटीट्यूड। ये कुछ टॉपिक्स है जिसमें मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 सालों से मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और मैं बहुत सारी ट्रेनिंग एजेंसीज के साथ, बहुत सारे कॉरपोरेट हाउसेस के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ उनके क्लाइंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। सो सर, जैसे हम बात कर रहे हैं तो स्किल्स, तो फिल स्किल गैप ऐसे प्रोग्राम आपने रन किया है, तो व्हाट इज फिल स्किल गैप प्रोग्राम, उसके बारे में कुछ हमें देखिए, फिल स्किल गैप एक ये हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम है जो हम अक्सर इंस्टीट्यूशंस में और कंपनीज में कंडक्ट करते हैं। व्हाट वी बिलीव कि एक कामयाब करियर बनाने के लिए, एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत होती है। Yes. और हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है, हमारा जो स्कूल कॉलेज का जो सिलेबस है, वो हमारी ये सारी स्किल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। सो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई गैप रह जाता है, स्पेशली स्किल गैप रह जाता है। तो उस गैप को फिल करने के लिए हम ये प्रोग्राम चलाते हैं और हम लोगों को आइडेंटिफाई कराते हैं कि व्हाट इज मिसिंग इन यू, आपके अंदर क्या मिसिंग है, जो कि मार्केट की डिमांड है। इस करंट वर्ल्ड की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो आपके अंदर क्या मिसिंग है। तो इसी को हम कहते हैं फिल स्किल गैप। सो व्हाट वी डू इन दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम, वी आस्क आवर लर्नर्स टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, और जो मार्केट की डिमांड है उसमें से आपके अंदर क्या मिसिंग है। तो जो कुछ भी आपके अंदर मिसिंग है उसको डेवलप करो। फिल स्किल गैप। आमतौर से गैप क्या होते हैं, तो देखिए आमतौर से गैप क्या होते हैं कि एक एक इंडस्ट्री, एक प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है कि कैंडिडेट में इतनी नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसमें उतनी नॉलेज नहीं है तो ये उसका स्किल गैप हो गया। कुछ इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि कैंडिडेट के अंदर ये स्किल्स होने चाहिए, अगर वो स्किल्स उसमें नहीं है तो ये स्किल गैप हो गया। और कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहां पर नॉलेज और स्किल के साथ साथ एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर किसी कैंडिडेट में, किसी व्यक्ति में उस प्रोफेशन के मुताबिक अगर उसका एटीट्यूड नहीं है तो हम इसको कहेंगे एटीट्यूड गैप। सो थ्रू आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वी ट्राई टू फिल दिस गैप। किसी की नॉलेज कम है उसको नॉलेज दे दी, किसी का स्किल्स कम है उसको स्किल दे दी, और किसी के अगर एटीट्यूड में प्रॉब्लम है तो उसको हम एक राइट एटीट्यूड फॉर्मेशन की हम ट्रेनिंग देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फिल स्किल गैप। यस सर, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी फील स्किल गैप, जैसे हमें ग्रोथ करने के लिए स्किल ज़रूर है, वैसे ही हमें बिहेवियर
कैसा होना चाहिए, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियर? देखिए बिहेवियर जो होता है, बिहेवियर जो है वो एंड रिजल्ट है इन सारी चीजों का। मेरा बिलीफ कैसा है, मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है, मेरा एटीट्यूड कैसा है, मैं कैसे फील करता हूं, मेरे कितने स्किल्स है, इन सब का एंड प्रोडक्ट है बिहेवियर। बिकॉज पीपल दे जज मी ऑन द बेसिस ऑफ माई बिहेवियर, they don't judge me on the basis of my knowledge, they don't judge me on the basis of my belief, they don't judge me on the basis of my feelings। लोगों को मेरी फीलिंग नहीं दिखती है, लोगों को मेरा बिलीफ नहीं दिखता है, लोगों को दिखता है मेरा बिहेवियर। तो मैं कैसे बिहेव करता हूं, मेरा बिहेवियर मुझे रिप्रेजेंट करता है। मेरा बिहेवियर मेरे बारे में लोगों को एक मैसेज देता है। सो अल्टीमेटली बिहेवियर इज समथिंग, आइदर इट कनेक्ट्स यू विद अदर्स और इट डिस्कनेक्ट विद अदर्स। या तो आपका बिहेवियर आपको लोगों से कनेक्ट करता है या डिस्कनेक्ट करता है, या तो आपका बिहेवियर लोगों को इंप्रेस करता है या डिप्रेस करता है। यानी इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, देखिए आप अगर इंटरव्यू को जाते हो तो इंटरव्यूअर वो आपके डिग्रीज, आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंसेस वो बाद में देखेगा। सबसे पहले उसके सामने कोई चीज है तो वो है आपका बिहेवियर। हाउ डू यू बिहेव इन इंटरव्यू? बिकॉज देखिए कोई भी इंटरव्यू में जब लोग जाते हैं तो तकरीबन सभी का एजुकेशनल बैकग्राउंड एक जैसा ही होता है, सभी की नॉलेज इक्वल होती है। देन व्हाई ओनली वन कैंडिडेट इज सेलेक्टेड, व्हाई अदर्स आर नॉट सेलेक्टेड? और जो सेलेक्ट हुआ है वो किस बिना पे सेलेक्ट हुआ है? वो अपने बिहेवियर की बिना पे सेलेक्ट हुआ है। तो यहाँ बिहेवियर का बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। देयरफॉर आई सेड बिहेवियर इज द एंड प्रोडक्ट। वो निकल गया और वही लोगों को दिखता है। इसके कई एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे दोस्त क्यों है? ना मुझे उनका बैंक बैलेंस पता है, ना मुझे उनके खानदान के बारे में बहुत कुछ पता है, ना मैं उनके एजुकेशन के बारे में जानता हूँ। वो मेरे दोस्त है सिर्फ उनके बिहेवियर की वजह से। मैं उनका दोस्त हूँ सिर्फ मेरे बिहेवियर की वजह से। यानी लोग आपके करीब आते हैं आपके बिहेवियर की वजह से, लोग आपसे दूर जाते हैं आपके बिहेवियर की वजह से। तो यहाँ पर बिहेवियर जो है ये एंड प्रोडक्ट है, यानी ये दिख कर आता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अक्सर जो लोग, जिसको हम कहते हैं ना दिल के बहुत अच्छे हैं, मन के बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको पसंद नहीं करते, कोई उनके साथ टाइम स्पेंड करने को तैयार नहीं है। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि जितना उनका दिल अच्छा है, जितनी उनकी सोच अच्छी है, उनका बिहेवियर उससे मैच नहीं करता। और वहीं जो बदमाश लोग होते हैं, है ना, जिनको बोलते हैं ना चालबाज लोग, है ना, जो हमेशा लोगों को फंसाते रहते हैं। लोगों को पता है ये चालबाज है, ये धोखेबाज है, लेकिन फिर भी लोग उसके झांसे में आते रहते हैं, उसके जाल में फंसते रहते हैं। भले उसकी सोच खराब है, उसकी नीयत खराब है, लेकिन फिर भी लोग बार बार उसके जाल में फंस क्यों रहे? क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा होता है। तो अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपकी फीलिंग अच्छी है, अगर आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो अपना बिहेवियर उससे मैच करें। क्योंकि लोगों को आपकी सोच नहीं दिखती, लोगों को आपका बिलीफ नहीं दिखता, लोगों को सिर्फ दिखता है आपका बिहेवियर। सो बिहेव इन अ मैनर दैट योर बिहेवियर रिप्रेजेंट्स योर ओवरऑल पर्सनालिटी। अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करो जैसे आप हो। जैसे हमने बात की बिहेवियर के बारे में, ऐसे ही जब हम इंटरव्यू को जाते हैं या किसी फंक्शंस में या प्रोग्राम में जाते हैं, हमारी कम्युनिकेशन, हमारा बात करने का तरीका, तो वैसे कम्युनिकेशन स्किल और स्पेशली कम्युनिकेशन इन इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए कम्युनिकेशन स्किल जो है ये टू वे प्रोसेस होता है। मीन्स हाउ यू स्पीक, हाउ डू यू लिसन, हाउ डू यू रिस्पॉन्स टू द सिचुएशंस, यानी ये टू वे प्रोसेस है। स्पीकिंग और कम्युनिकेशन में डिफरेंस होता है। स्पीकिंग इज समथिंग कि आप सिर्फ बोल रहे हो, कोई आपको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, कोई आपकी बात को रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है, आपकी बात का इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये स्पीकिंग हो गया। कम्युनिकेशन इज समथिंग विच क्रिएट्स द इम्पैक्ट, कि अगर आप कुछ कह रहे हो, सामने वाला आपके बात करने की बिना पर वो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, यानी आप अगर किसी को मोटिवेट करना चाहते हो, मोटिवेट होना चाहिए। आप किसी को थ्रेटन करना चाहते हो, उसको डर लगना चाहिए। आप किसी को रिलैक्स करना चाहते हो, वो आपकी बात सुनकर रिलैक्स होना चाहिए। आप किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हो, वो आपकी बात सुनकर इन्फॉर्म होना चाहिए।
ठीक है, आप किसी को ऑर्डर देना चाहते हो, आपके ऑर्डर पर उसने एक्शन लेना चाहिए, ये है कम्युनिकेशन। ठीक है, और कम्युनिकेशन देखिए सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता है, कम्युनिकेशन स्किल एक अलग चीज है, इंग्लिश लैंग्वेज एक अलग चीज है। कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज में, आपकी जो भी मदर टंग है आप उसमें भी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये मिसकंसेप्शन है कि जो इंग्लिश में बात करता है हम समझते हैं इसका ही कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, जबकि कम्युनिकेशन स्किल टोटली इंग्लिश से अलग है। हाँ, वो एक अलग एडवांटेज है कि अगर कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो तो उसका प्लस पॉइंट है, उसका एडेड एडवांटेज है। लेकिन कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। जैसे आमतौर से हम कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पे कई थेरीज लिखी जा चुकी है, कम्युनिकेशन के ऊपर कई टेक्निक्स डेवलप की गई है, कई तरह के मेथड डेवलप हुए हैं कि कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव होगा। ठीक है, यहाँ पर हम जो कम्युनिकेशन के बारे में सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसमें एडिशनल कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा कि देखिए कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप दूसरों से कैसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ यू। हाउ डू यू कम्युनिकेट योरसेल्फ? पहले आप अपने आप से बात करते हो, फिर आप किसी और से बात करते हो। आप अगर अपने थोड़ा सा याद करें कि आपको किसी से बात करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, ठीक है, तो उस शख्स से आपको सिर्फ 2 सेंटेंस बात करनी थी। ठीक है, लेकिन वो 2 सेंटेंस बात करने के लिए पहले आपने अपने आप से 100 बातें कर ली। तो ये होता है हमारे साथ। तो यहां पर दूसरों से कैसे बात करें ये सीखने से पहले ये सीखना पड़ेगा कि जब हम खुद से बात करते हैं तो कैसे बात करें। बिकॉज जब आप खुद से बात करते हो, आपका खुद से बात करना डिसाइड करता है कि आप दूसरों से कैसे बात करेंगे। जब आप खुद से बात करते, अगर वो फर्म है, अगर वो स्टडी है, अगर वो प्रोडक्टिव है, तो जब आप दूसरों से बात करोगे तो उसका भी आपको फायदा होगा। तो यहाँ कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। और कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप दूसरों से कैसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन शुरू होता है कि सबसे पहले आप खुद से कैसे बात करते हैं। आपका दूसरा सवाल था कि कम्युनिकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इन इंग्लिश मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से आज पूरी दुनिया एक जगह आ चुकी है। द होल वर्ल्ड हैज बिकम अ वेरी स्मॉल प्लेस। आज आप दुनिया के एक कोने में बैठकर आप दूसरे दूसरे कोने में लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। आज मैटर नहीं करता कि आप कितने बड़े शहर में रहते हो, या आप गांव में रहते हो या देहात में रहते हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप चाहे कहीं पर भी रहते हो, अगर आपके पास इंटरनेट है तो उस इंटरनेट के थ्रू आप दुनिया में किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं और आप कहीं से कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। और अगर आपको यह करना है तो दुनिया की जो लोकल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है सो यू आर वर्ल्ड्स लोकल सिटीजन। अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है, आपको इंग्लिश समझ में आती है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर रीजन के शहरी नहीं है, आप किसी एक पर्टिकुलर शहर या एक मुल्क के शहरी नहीं है, आप दुनिया के शहरी है। क्योंकि दुनिया जो लैंग्वेज बोलती है आप वो लैंग्वेज समझ सकते हो और बोल सकते हो। तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन का ये फायदा है कि आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हो। और देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये एक स्किल है। ठीक है, व्हेन यू लर्न इट, इट इज अ स्किल एंड यू शुड लर्न इट टिल इट बिकम्स योर हैबिट। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का ये तरीका होना चाहिए कि जब आप सीख रहे हो तो वो आपके लर्निंग फेज में वो स्किल है, लेकिन आपको उसको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी लर्न करनी है दैट इट शुड बिकम योर हैबिट। जब तक वो हैबिट ना बन जाए तब तक आपको उसको लर्न करना है। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपकी हैबिट बन जाती है सो यू कैन कनेक्ट टू एनीवन इन द वर्ल्ड, यू कैन अट्रैक्ट मेनी अपॉर्चुनिटीज। आप कई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर सकते हो और आप मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ रहते हो, आपका सराउंडिंग कैसा है। अगर आपको इंग्लिश आती है यू कैन go beyond the limits and you can attract many opportunities and you can grow. Yes. जैसे हम बात करते हैं कि उसके माँ बाप ही उसके पहला स्कूल होता है बच्चों का, तो आप हमें बताएंगे कि पेरेंटिंग्स का क्या रोल है चाइल्ड डेवलपमेंट में।
और टीचर्स और पेरेंट्स का रोल एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए, पेरेंटिंग के बारे में अक्सर मैं अपने प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि पेरेंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए, हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, है ना? कोई भी चीज़ मतलब अगर मैं एक फ़ोन खरीदता हूँ, तो एक फ़ोन की कीमत कितनी होती है? मतलब 20,000, 25,000, 50,000, ठीक है? वो एक 50,000 का फ़ोन खरीदने के लिए मैं 10 दुकानें घूमता हूँ, 10 लोगों से मशवरे लेता हूँ, इंटरनेट पे रिव्यूज़ पढ़ता हूँ, लोगों के फीडबैक लेता हूँ, है ना? स्टार रेटिंग चेक करता हूँ, ठीक है? जो जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके फीडबैक चेक करता हूँ कि उनका मशवरा क्या है? क्या ये फ़ोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो कोई भी चीज़ हम खरीदने से पहले जिसकी कीमत 20, 25, 30,000 रुपए है, इतनी स्टडी करते हैं, अपने आप को इतना एजुकेट करते हैं। लेकिन जो हमारी सबसे कीमती चीज़ होती है, यानी एक माँ-बाप के लिए औलाद से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता है। यस, हम अक्सर सुनते हैं ना, लोग कहते हैं कि माँ-बाप बच्चों के लिए जान देने को तैयार है। माँ-बाप बच्चों के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो फिर माँ-बाप पैरेंटिंग स्किल क्यों नहीं सीखते? अगर आपका बच्चा आपकी सबसे बड़ी दौलत है, आपकी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ अगर आपकी औलाद है, तो अंदाज़ा लगाइए उसकी उसकी परवरिश के लिए, उसकी पैरेंटिंग के लिए आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको कितने स्किल सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, कोई भी काम करने के लिए ना इंसान मीन्स पैदाइशी स्किल्ड नहीं होता है। आप बाइक चलाना सीखते हो, यस, आप कंप्यूटर चलाना सीखते हो, आप मोबाइल चलाना सीखते हो, पैदाइशी कोई भी नहीं है, यस, ठीक है? तो पैरेंटिंग जो एक इतना इम्पोर्टेंट काम है, उसकी बिना पर मेरे बच्चे का मुस्तकबिल तय होगा। अगर मेरी पैरेंटिंग सही है, तो मेरा बच्चा ज़िंदगी भर उसको वो कामयाब रहेगा, एक अच्छी ज़िंदगी वो गुज़ारेगा। लेकिन अगर मेरी पैरेंटिंग में प्रॉब्लम है, तो ये बच्चा लाइफ में कुछ ख़ास नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर पैरेंटिंग जो है, ये उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। यानी एक बच्चा जो आगे चल के एक ज़िम्मेदार शहरी बनेगा, वो अपने समाज के लिए, मुल्क के लिए कुछ करेगा, उसको बनाने की, उसको सँवारने की जो ज़िम्मेदारी है वो पेरेंट्स की है। लेकिन सवाल ये है, क्या पेरेंट्स स्किल्ड है? क्या पेरेंट्स अवेयर है उस बच्चे की परवरिश करने के लिए? अब आम तौर से जब हम कहते हैं कि पेरेंट्स को पेरेंटिंग सीख लो, बच्चों की परवरिश करने में काम आएगा, तो अक्सर लोगों का ये रिस्पॉन्स होता है कि जैसे हमारे माँ-बाप ने हमारी परवरिश की, हम अपने बच्चों की कर लेंगे, उसमें क्या सीखना है? तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ मैं आपका ध्यान लेना चाहूँगा कि देखिए, आज से 15-20 साल पहले जो हालात थे, वो अलग थे। यस, यानी जैसा आपके बचपन में, जब आपके बचपन में आपके पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग इतना चैलेंजिंग नहीं था, और आपके पेरेंट जब छोटे थे तो उनके पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग और भी आसान था, क्योंकि एक्सपोज़र ज़्यादा नहीं था, यस, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं था, इंटरनेट इतना आम नहीं था, मोबाइल इतने आम नहीं थे। यानी आज से आप समझो 30 साल पहले चले जाओ, तो टीवी हफ्ते में 1 ही बार देखी जाती थी। इसका मतलब एक बच्चे पे एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, उसका इम्पैक्ट कब हो रहा है? हफ्ते में 1 बार 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद टीवी आम हुआ, तो उसके बाद की जो जनरेशन आई, अब उनके लिए टीवी डेली हो गया। तो टीवी डेली हो गया, लेकिन फिर भी क्या है, दिन में से 1-2 घंटे के लिए वो टीवी रोज देख रहा है। तो उसके बाद की जो जनरेशन थी, उनके ऊपर एक्सटर्नल इम्पैक्ट कितना हो गया कि हर दिन 1 या 2 घंटे का हो गया। आज की जो जनरेशन है, स्मार्टफ़ोन है हाथ में, स्मार्टफ़ोन। हर घंटे, हर मिनट आपका बच्चा कहीं न कहीं किसी से कनेक्टेड है। वो कहीं न कहीं किसी से इंस्पायर हो रहा है, वो कहीं न कहीं किसी से कुछ सीख रहा है। और अक्सर आप देखिए, एक ज़माना था जब बच्चे अपने माँ-बाप को कॉपी करते थे, अपने मामा, चाचा को कॉपी करते थे, अपने नाना, दादा को कॉपी करते थे, और हम कहते भी थे, देखो ये नाना पे गया, ये दादा पे गया, ये चाचा यस, पे गया, ये मामू पे गया। आज के बच्चे किस पर जा रहे हैं? घर वाले परेशान हैं, हमारी पूरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है। तो फिर ये हरकत इसने कहाँ से सीखी? ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो उसके हाथ में स्मार्टफ़ोन है। वो दुनिया भर में होने वाली बुराइयों को घर बैठे सीख रहा है। तो जब चैलेंजेस मॉडर्न है,
तो पेरेंटिंग स्किल्स भी मॉडर्न होने चाहिए। yes, यानी वो दौर जहां पर बच्चों को एक्सपोजर कम था, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन कम था, एक्सटर्नल फैक्टर का इम्पैक्ट फैमिली में कम होता था, बच्चों पे उसका इन्फ्लुएंस कम होता था, तब पेरेंटिंग स्किल्स की इतनी जरूरत नहीं थी। लेकिन आज जहां डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जहां भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, एडिक्शन के चांसेस ज्यादा है, और गलत लोगों की गलत सोबत के चांसेस ज्यादा है ना, नशा लगने की आदत हो सकती है, और ऐसे कई बुराइयां हैं जो इंटरनेट के थ्रू घर आ रही है और पेरेंट्स को नहीं पता, बच्चा उसमें इन्वॉल्व है। yes, तो जब बच्चे के ऊपर एक्सटर्नल इफेक्ट बढ़ रहे हैं, तो वहीं पेरेंट्स को अपने स्किल्स बढ़ाने की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा ना कि आप एक मोबाइल 20-25 हज़ार के मोबाइल के लिए इतनी लर्निंग करते, इतनी मेहनत करते, इतना रिसर्च करते, तो जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका बच्चा, उसके मुस्तकबिल के लिए आपको नहीं लगता कि एक जिम्मेदार पेरेंट को पेरेंटिंग स्किल सीखनी चाहिए? yes, जरूर sir. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंटिंग स्किल। यस, जैसे पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस है चाइल्ड के डेवलपमेंट में, हम्म। इस तरह टीचर्स का भी रोल होता है चाइल्ड्स के डेवलपमेंट में। हम्म। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, टीचर्स कैसे रोल अदा करते हैं एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में? देखिए, टीचर और पेरेंट्स, यानी अब टाइम आ चुका है कि अब हम टीचर और पेरेंट दोनों की बात करें। एक टाइम था जब हम सिर्फ टीचर्स की बात करते थे, टीचर्स ऐसी होनी चाहिए, टीचर्स वैसी होनी चाहिए, है ना, और टीचर के ऊपर डिपेंड होता था कि वो बच्चे की लर्निंग कैसी होगी। लेकिन आज की डेट में देखिए, वही बच्चा काबिल बनता है, वही बच्चा स्किलफुल बनता है, वही बच्चा कामयाब होता है जिसके टीचर और पेरेंट्स इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे की टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर रखते हैं, उनके बच्चे की लर्निंग स्किल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि पेरेंट्स और टीचर का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से होता है, तो याद रखिए, जैसे एक फुटबॉल का मैच होता है, फुटबॉल के मैच में एक अकेला प्लेयर गोल नहीं मार सकता, क्योंकि सामने 11 प्लेयर खड़े हैं, वो गोल मारने से रोकेंगे उसको। yes, तो वो अकेला गोल नहीं मार सकता है, उसको बॉल पास करना पड़ता है, बाकी प्लेयर के साथ उसको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, उनके साथ उसको कोऑपरेट करना पड़ता है, वो उसको कोऑपरेट करते, तब जाके वो बॉल सामने के पोल में वो पोस्ट कर पाता है। ठीक इसी तरह टीचर और पेरेंट, इन दोनों का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। दोनों का पर्पस सेम होना चाहिए, दोनों का मिशन सेम होना चाहिए, और दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए। हो ये रहा है हमारे पास कि अगर बच्चे का एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अगर उसके स्किल डेवलप नहीं हो रहे, अगर वो मिसबिहेव कर रहा है, तो टीचर पेरेंट्स को कंप्लेन कर रही है, पेरेंट्स टीचर को ब्लेम कर रहे हैं, यानी ये ब्लेम गेम चल रहा है। yes, इस ब्लेम गेम को ट्रस्ट में बदलना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब टीचर और पेरेंट पहले इस बात को तय करेंगे कि व्हाट इज आवर गोल, और गोल कॉमन है, एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट इन दोनों का कॉमन गोल है। तो दोनों को इस बात को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा गोल कॉमन है। जब हमारा गोल कॉमन है तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और जब टीचर और पेरेंट में कोऑर्डिनेशन होगा, तब दोनों मिलके उस बच्चे के डेवलपमेंट में ज्यादा बेहतर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने कहा कि टीचर्स ट्रेनिंग क्यों जरूरी yes, है ना, कि टीचर्स की ट्रेनिंग क्यों टीचर्स जरूरी की होती ट्रेनिंग है। की जरूरत। देखिए, हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, एम्पावरिंग टीचर्स। एम्पावरिंग टीचर्स ये हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम कई स्कूलों में हम दे चुके हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम एकेडमिक नहीं सिखाते, हम टीचर को नहीं सिखाते कि सिलेबस कैसे पढ़ाना है, पेपर कैसे सेट करना है, ये सारी चीजें नहीं सिखाते। हमारा मेन फोकस होता है कि एक टीचर का बिहेवियर कैसे होना चाहिए, क्योंकि बच्चे पहले टीचर को एक्सेप्ट करते हैं उसके बिहेवियर की बिना पर, उसके बाद टीचर का सब्जेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। आप अक्सर देखिए, बच्चों का वही सब्जेक्ट फेवरेट होता है जिस सब्जेक्ट की टीचर का बिहेवियर इफेक्टिव होता है। जैसे मैं अपने एग्जांपल दूं तो जब मेरी बेटी सेकंड स्टैंडर्ड में थी, उसको ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसको। मेरी ख्वाहिश थी कि वो ड्राइंग करे, लेकिन ड्राइंग उसको बिल्कुल पसंद नहीं था।
लेकिन जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में आई, अब ड्राइंग उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा यार ये चमत्कार कैसे हुआ कि 1 साल पहले उसको ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं था और 1 साल बाद उस ड्राइंग उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। अब वो ड्राइंग के लिए सारी एक्सेसरीज मंगा रही है, स्केच पेन मंगा रही है, कैनवस मंगा रही है। तो मैंने स्कूल में जाके पता किया, तो मुझे पता चला कि सेकंड स्टैंडर्ड में जो ड्राइंग की टीचर थी वो बदल गई है। थर्ड स्टैंडर्ड में जो ड्राइंग की टीचर है उसका बिहेवियर बहुत इफेक्टिव है, उसका बिहेवियर बहुत इंस्पायरिंग है और वो बच्ची उस टीचर से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है। तो बच्चे जिस टीचर से इंप्रेस होंगे वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, उस सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि बच्चे पहले टीचर का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर टीचर्स की हम बात करें तो देखिए टीचर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में कई बार हम कह चुके हैं कि अगर एक इंजीनियर ने गलती की तो वो एक मशीन में गलती कर देगा, एक घर में गलती कर देगा। एक डॉक्टर ने गलती की तो वो किसी इंसान के किसी आज़ा को खराब कर देगा, है ना, किसी पार्ट को खराब कर देगा या एक जिंदगी दो जिंदगी खराब कर देगा। लेकिन अगर टीचर गलती करता है या टीचर से जो एक्सपेक्टेशंस है, अगर टीचर वो एक्सपेक्टेशन डिलीवर नहीं करता है तो पूरी एक जनरेशन खराब करता है, पूरी एक जनरेशन खराब करता है। पेरेंट्स तो उम्मीद लगा के बैठे कि बच्चा स्कूल जा रहा है और कुछ बन के आएगा, और पेरेंट्स उसका डेली बेसिस पे जायजा भी नहीं लेते। जब वो 10th कर लेता है, 12th कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है और उसके बाद अगर वो कुछ नहीं कर पाता है, तब पेरेंट्स को पता चलता है कि यार इसको पढ़ाई से कोई फायदा ही नहीं है, इसने सिर्फ कुछ एग्जाम पास किए, ना इसका बिहेवियर इंप्रेसिव है, ना इसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, ना ही इसने सोशल स्किल सीखी है। तो ये सब एक स्टूडेंट टीचर के बिहेवियर से सीखता है। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, कम्युनिकेशन सिलेबस का पार्ट नहीं हो सकता है, बिहेवियर ये सिलेबस का पार्ट नहीं हो सकता है। कैसा एटीट्यूड मेंटेन करे ये सिलेबस में नहीं होगा। ये सब बच्चा सीखता है सिर्फ और सिर्फ टीचर के बिहेवियर से। और टीचर अपना बिहेवियर इंपैक्टफुल और इंप्रेसिव तभी बना सकता है जब टीचर खुद सीखे कि हाउ टू मेक एन इंप्रेसिव बिहेवियर, हाउ टू एंगेज द स्टूडेंट्स, हाउ टू इंस्पायर द स्टूडेंट्स। जब टीचर सीखेगी तभी ये होगा। अक्सर होता ये है कि अक्सर टीचर्स का मैंने एक माइंडसेट देखा है कि जब आप टीचर को सिखाने जाते हो तो कहीं ना कहीं अक्सर टीचर का ये माइंडसेट होता है कि तुम हमें सिखाओगे, हम सबको सिखाते हैं, तुम हमें सिखाओगे। तो याद रखिए कोई भी टीचर उसका अपना एक सब्जेक्ट है, उसका अपना एक कोर एरिया है। उस सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर एरिया का वो एक्सपर्ट हो सकता है। जैसे मैथ्स का टीचर वो मैथ्स में एक्सपर्ट है, साइंस का टीचर है साइंस में एक्सपर्ट है, हिस्ट्री का टीचर है हिस्ट्री में एक्सपर्ट है। तो यहां सबसे इंटेलिजेंट टीचर वो है जो इस बात को एक्सेप्ट करे कि मैं मैथ्स में अच्छा हूं, मुझे साइकोलॉजी सिखाइए। सबसे ईमानदार टीचर वो है जो ये कहे कि मैं साइंस में अच्छा हूं, मुझे माइंडसेट के बारे में सिखाइए। सबसे इफेक्टिव टीचर वो है जो वो ये कहे कि मैं इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूं, मुझे ये सिखाइए। और यकीन जानिए यही टीचर की जरूरत है। अगर टीचर का ये एटीट्यूड है कि मैं अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूं, मुझे कम्युनिकेशन सीखने की जरूरत है, मैं अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूं लेकिन मुझे बिहेवियर सीखने की जरूरत है, मैं अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूं लेकिन मुझे एक राइट एटीट्यूड फॉर्म करना है, मुझे ऐसा बिहेवियर डेवलप करना है कि बच्चे मेरे बिहेवियर से इंप्रेस हो जाए, मेरे बिहेवियर से बच्चे अपना इफेक्टिव बिहेवियर फॉर्म कर सके, ये मुझे सीखने की जरूरत है। अगर टीचर ये कहता है तो वो बहुत ईमानदार टीचर है और यही टीचर स्टूडेंट के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो जो हमारा प्रोग्राम है एम्पावरिंग टीचर, उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि हम टीचर्स को इमोशनली साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग कर दे कि टीचर अपने जो भी चैलेंजेस है, चाहे वो स्कूल के हो या पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस हो, वो खुद उसको हैंडल कर सके और अपना वर्क प्लेस का स्ट्रेस
घर पर ना लेकर जाए और घर का स्ट्रेस स्कूल पर ना लेकर आए। एक टीचर इतना एबल होना चाहिए, एक टीचर इतना, हम कहेंगे कि इतना एम्पावर्ड होना चाहिए कि वो अपने सारे चैलेंजेस को खुद डील कर सके और उनको मिनिमाइज कर सके। एंड देयरफॉर वी कॉल इट एम्पावरिंग टीचर्स। टीचर को इतना पावरफुल कर दो कि वो अपने क्लास के सारे मैटर खुद ही हैंडल कर सके, पेरेंट्स से डील कर सके, अपने कलीग के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सके, मैनेजमेंट के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सके। और जब ये टीचर करेगा तो ओवरऑल स्कूल का डेवलपमेंट होगा, स्टूडेंट का डेवलपमेंट होगा, पेरेंट्स सेटिस्फाइड होंगे। Yes. So therefore we suggest every school and every teacher that learn what are the behavioral skills, because student they learn from your behavior. जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आपके स्कूल के दौर में आपकी फेवरेट टीचर कौन थी, तो कितने नाम बताएंगे आप? ये कुछ 2-3 नाम बता सकते दो हैं। तीन बताएंगे। Yes. आमतौर से लोग एक ही नाम बताते हैं कि ये मेरी फेवरेट टीचर है, Yes. या दो नाम बताती है, दो टीचर मेरे फेवरेट थे। लेकिन आपके स्कूल में टीचर्स कितने थे? बहुत सारे टीचर्स, सारे कम से सब्जेक्ट कम को एक स्कूल में, कम से कम एक स्कूल में 15 से 20 टीचर होते। Yes. तो वो बच्चा ये क्यों नहीं कह रहा है कि सारे टीचर मेरे फेवरेट थे? क्यों वो सिर्फ एक नाम ले रहा है? क्यों वो दो नाम ले रहा है? क्यों वो टीचर उसकी फेवरेट थी? क्या उस बच्चे को उस टीचर का बैंक बैलेंस पता था? क्या उस बच्चे को उस टीचर का फैमिली बैकग्राउंड पता था? क्या उस बच्चे को उस टीचर का क्वालिफिकेशन पता था? बिल्कुल भी नहीं। देन व्हाई द चाइल्ड सेज कि वो मेरी फेवरेट टीचर है? सिर्फ और सिर्फ उस टीचर के बिहेवियर की वजह से। वो स्टूडेंट उस टीचर के बिहेवियर से इंप्रेस था, एंड ऑन दैट बेसिस द चाइल्ड सेज वो मेरी फेवरेट टीचर। तो यहाँ पे एम्पावरिंग टीचर में हम टीचर के बिहेवियर पे ज्यादा जोर देते हैं कि टीचर का बिहेवियर इतना रैशनल होना चाहिए, इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि बच्चे टीचर से ना सिर्फ सब्जेक्ट बल्कि एक रैशनल बिहेवियर सीखे, एक राइट एटीट्यूड सीखे, एक पॉजिटिव थिंकिंग सीखे और एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करे। सो सर, आज हर कोई अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहता है, तो व्हाट इज द ABCD ऑफ द सक्सेसफुल करियर? देखिए, हमने एक जब एकेडमिक ईयर शुरू हो रहा था उस समय हमने कुछ करियर डेवलपमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमने चलाए थे। उसको हमने नाम दिया था ABCDE ऑफ सक्सेसफुल करियर। कि एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए आपको अपने ABCD और E पे काम करना चाहिए। इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट बताऊं इस प्रोग्राम का, तो इसमें आमतौर से जो ABCDE है ये एब्रिविएशंस है, ठीक है, एक्रोनियम्स है। A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बिलीफ एंड बिहेवियर, C फॉर चॉइसेस, ठीक है, D फॉर डेडिकेशन एंड डिजायर्स, एंड E फॉर इमोशंस एंड एंड गोल। ये ABCDE है। अगर कोई अपने करियर पे काम करना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे एक बहुत सक्सेसफुल करियर चाहिए, एक स्टेबल करियर चाहिए, एक सिक्योर करियर चाहिए, एक प्रोग्रेसिव करियर चाहिए, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने ABCD और E पर काम करे। और ये ABCDE सिर्फ करियर एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है कि जब वो रिक्रूटमेंट करे तो अपने स्टाफ में ABCD और E चेक करे। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वो किसी को हायर करती है और अगर उस कैंडिडेट में ये ABCDE है तो वो कैंडिडेट उस कंपनी के लिए एक एसेट बनेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। वो वर्क हार्ड करेगा, वो स्मार्ट वर्क करेगा, वो डेडिकेशन देगा, और उस एम्प्लॉय का जो भी एफर्ट वो कंपनी में लेता है उसका फायदा पूरी कंपनी को होगा। तो ABCDE ये दोनों के लिए जरूरी है, एक कैंडिडेट के लिए जो अपना करियर बनाना चाहता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो किसी को हायर करती है, तो उस कैंडिडेट में भी उस ऑर्गेनाइजेशन को ये ABCDE चेक करना चाहिए। तो इसीलिए हमने उसको नाम दिया कि ABCDE फॉर सक्सेसफुल करियर। आइदर यू आर इंडिविजुअल और यू आर द ओनर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के लिए जरूरी है।
सर, जैसे हम जानते हैं आप इंटरनेशनल एनएलपी ट्रेनर हैं, तो हम जानना चाहेंगे व्हाट इज़ एनएलपी? देखिए, एनएलपी का फुल फॉर्म होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो जो है न्यूरो ये हमारी न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। हमारी बॉडी में कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है? और ये न्यूरॉन्स जो है कहीं न कहीं हमारी न्यूरोलॉजी को अफ़ेक्ट करते हैं, उसकी बिना पर हम फ़ील करते हैं, उसकी बिना पर हम बिहेव करते हैं, ठीक है? तो न्यूरो जो है वो माइंड से कनेक्टेड है। लिंग्विस्टिक क्या है कि किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को क्या मैसेज देते हैं, हमारा जो परसेप्शन होता है, यानी हम जब कोई सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में हम खुद से क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, कौन-सी इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करते हैं, उसकी बिना पर हमारा एक बिलीफ बनता है, ठीक है? और वो जो बिलीफ बन जाता है, अब वो बिलीफ क्या करता है, वो मेरी पूरे जो मेरी फीलिंग सिस्टम है, मेरा थिंकिंग सिस्टम है, मेरा जो बिहेवियर सिस्टम है, इसको अफेक्ट करता है। इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो बचपन से लेकर अभी तक हमने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंस किया, इसके बिना पर हमारी एक प्रोग्रामिंग हो चुकी है। और अब हम जो कुछ कर रहे हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे हमारी थिंकिंग है, फीलिंग है या बिहेवियर है, ये सब हमारी प्रोग्रामिंग का नतीजा है। हम नहीं कर रहे ये सब, हमारी प्रोग्रामिंग कर रही है। और इंटरेस्टिंग ये है कि मेरी प्रोग्रामिंग मेरी मर्जी से हुई नहीं है। इसके पीछे एनवायरनमेंट जिम्मेदार है। यानी मैं जिन दोस्तों में रहता हूँ, उन्होंने जैसा बिहेव किया, मेरी प्रोग्रामिंग उनके बिहेवियर उनके लाइक्स और डिसलाइक के मुताबिक बन गई। मैं जिस फैमिली में रहता हूँ, मेरी फैमिली की क्या प्रायोरिटीज़ थी, उनके लाइक्स और डिसलाइक क्या थे, उसके मुताबिक मेरी प्रोग्रामिंग बन गई। तो मेरे एनवायरनमेंट को जो पसंद है, वो मेरी प्रोग्रामिंग को पसंद है। मेरे एनवायरनमेंट को जो पसंद नहीं है, मेरे प्रोग्रामिंग को वो पसंद नहीं है। मेरा एनवायरनमेंट जिस चीज़ को पॉसिबल समझता है, मेरी प्रोग्रामिंग उसको ट्राई करती है। मेरा एनवायरनमेंट जिस चीज़ को इम्पॉसिबल समझता है, मेरी प्रोग्रामिंग उस काम को करने से बचती है। वो समझती है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ प्रोग्रामिंग जो है, ये सबकी हो चुकी है। अब अगर कोई अपनी प्रोग्रामिंग से सैटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है कि मेरा जो थिंकिंग है, फीलिंग है, मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो एटीट्यूड है, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उसको रिप्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है। और इसी रिप्रोग्रामिंग में एनएलपी आपकी मदद करता है। अब अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाऊँ, जैसा अक्सर हमारे पास में मशीनरीज़ होती है, बहुत सारी मशीनरीज़ होती है और हर मशीन को ऑपरेट करने के लिए कुछ कीज़ होते हैं। अगर मैं आपको कोई मशीन दिखाऊँ और उसके कीज़ ना दिखाऊँ, तो आप कहेंगे कि मैं ये मशीन नहीं चला सकता। आई कैन नॉट ऑपरेट दिस मशीन। व्हाई? क्योंकि आपको उस मशीन के कीज़ पता नहीं है। क्योंकि कोई भी मशीन, मशीन कितनी बड़ी होने दो, उसके कीज़ अगर आपको पता है तो आप उस मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। और जब मैं कोई मशीन आपको दिखाऊँ, उसके कीज़ दिखाऊँ, तब आप बोल सकते हो आई कैन ऑपरेट दिस मशीन। मैं ये मशीन चला सकता हूँ, चाहे मशीन कितनी बड़ी होने दो, कितनी डिफिकल्ट होने दो, उसके कीज़ मुझे पता है। यही होता है जब हम थिंकिंग के बारे में सोचते हैं कि थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, बिलीफ कैसा होना चाहिए, मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, मेरा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो जब हम माइंडसेट के बारे में सोचते हैं, माइंड के बारे में सोचते हैं, दिमाग के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में दिमाग की वही पुरानी पिक्चर आती है, अखरोट वाली, है ना? अखरोट वाली पिक्चर। यानी मैं अगर आपको कहूँ कि दिमाग का इस्तेमाल करिए आप, जब आप दिमाग के बारे में सोचेंगे, तो आपको वो अखरोट वाली पिक्चर आती है कि ये मेरा दिमाग है। उसके कीज़ कहाँ हैं? उसके कीज़ तो पता ही नहीं ना आपको। यानी जिस तरह से मशीन है लेकिन कीज़ नहीं है, तो आप क्या कहते हो आई कैन नॉट हैंडल दिस मशीन। ठीक उसी तरह अगर आप माइंड के बारे में सोचते हो और वो अखरोट वाली पिक्चर आपके सामने आती है, कीज़ नहीं है उसकी, तो आप अपने माइंड को कैसे ऑपरेट करोगे? एनएलपी इज़ द की फॉर योर ब्रेन। एनएलपी इज़ द की टू ऑपरेट योर माइंड। तो आपके माइंड के, आपके ब्रेन की जो कीज़ है, वो है एनएलपी। तो अगर आप एनएलपी सीखते हो, तो आप अपने माइंड को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसको लीड करना है, ये आप सीख सकते हो। सो इन शॉर्ट, एनएलपी इज द की टू ऑपरेट योर माइंड।
अब यहाँ पे माइंड को ऑपरेट क्यों करना है? तो देखिए, दो ही चीज है, या तो आपका माइंड आपको ऑपरेट कर रहा है या आप अपने माइंड को ऑपरेट कर रहे हो। जिन लोगों को अपना उनका माइंड ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, और उनके पास कीज नहीं है, तो अब उनका माइंड उनसे जो चाहे वो करा के ले लेगा। छोटी से छोटी सिचुएशन उनको डिफिकल्ट लगेगी, छोटे से छोटा काम उनको इम्पॉसिबल लगेगा, क्योंकि उनका माइंड प्रोग्राम हो चुका है। अब उनका माइंड उनको लीड कर रहा है। होना ये चाहिए, आई विल लीड माई माइंड। तो अगर आप चाहते हो कि अपने माइंड को आप लीड करो, तो पहले आपको माइंड को प्रोग्राम करना पड़ेगा, और माइंड को प्रोग्राम करने के लिए आपको कीज चाहिए। सो दिस एनएलपी is the key to operate your mind, to program your mind. And once you operate your mind, you lead your mind. और अब अपना माइंड आप अपनी मर्जी से बनाते हो। आप अपने फायदे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज आपको फायदा पहुंचा सकती है, कैसा माइंडसेट आपके लिए जरूरी है, पहले आप माइंड को प्रोग्राम करोगे, पहले आप माइंड को लीड करोगे। और एक बार आपने एक बहुत ही हेल्पफुल और हेल्दी माइंडसेट बना लिया, अब वो माइंडसेट आपकी सारी चीजें ऑपरेट करेगा। अब वही माइंडसेट आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग, आपका बिहेवियर, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपका एटीट्यूड, इन सबको अब वो प्रोग्राम माइंडसेट लीड करेगा। तो यहाँ एनएलपी जो है, ये आपको हेल्प करता है कि माइंडसेट को कैसे इफेक्चुअली प्रोग्राम करे, माइंड को अपने फायदे के लिए कैसे प्रोग्राम करे, कैसा माइंडसेट डेवलप करे कि जिससे मुझे सिर्फ फायदा हो, नुकसान ना हो। सो एनएलपी माइंड को ऑपरेट करने के लिए, माइंड को प्रोग्राम करने के लिए कीज है। अगर आप ये कीज सीखते हो, तो आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो। यस। जैसे हम बात कर रहे हैं माइंड की और प्रोग्रामिंग की, ऐसे होता है हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशन आती है और हम कहते हैं कि अब डिसीजन लेना होता है। हम कहते हैं मैं वो स्टेट में नहीं हूँ कि मैं डिसीजन ले पाऊँ। तो सर, व्हाट इज द स्टेट मैनेजमेंट? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, स्टेट मैनेजमेंट आमतौर से हम स्टेट मैनेजमेंट नहीं बोलते। आमतौर से जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे ये काम करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे वो काम करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मेरा मूड नहीं है ना, मेरा मन नहीं लग रहा है। आमतौर से हम ये बात करते हैं, जबकि देखा जाए तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टेट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है? तो देखिए, एनएलपी की लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ आपको, तो स्टेट बनता कैसे है, पहले ये स्टेट होता क्या है। जब भी हम किसी सिचुएशन में अपने आप को, किसी और को, या किसी सिचुएशन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, हम उसको परसीव करते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम उसको परसीव करते हैं, जिस तरह से हम उसको देखते हैं, वो इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में एक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बनाती है। यानी जो मेरे लिए ट्रुथ होता है, मेरे लिए अल्टीमेट ट्रुथ होता है, ठीक है। सिचुएशन सेम है, लेकिन उस सिचुएशन के बारे में मेरा एक अलग बिलीफ हो सकता है, आपका अलग बिलीफ हो सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि उस सिचुएशन के बारे में आपने क्या बिलीव बनाया, मैंने क्या बिलीव बनाया। अगर उस सिचुएशन के बारे में मैंने जो बिलीव बनाया वो पॉजिटिव है, तो अब जो मेरा स्टेट है, जो मेरा जो मेंटल स्टेट है, मेरा जो इमोशनल स्टेट है, वो हेल्दी रहेगा, वो रिसोर्सफुल रहेगा। लेकिन अगर उस सिचुएशन के बारे में आपने जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बनाया, अगर वो नेगेटिव है, तो आपका स्टेट डिस्टर्ब रहेगा, आपका स्टेट स्टेबल नहीं रहेगा। अब स्टेट करता क्या है? देखिए, जैसा स्टेट होगा वैसा आपका बिहेवियर और आपकी फिजियोलॉजी होगी। स्टेट जो है, ये दो चीजों पे इंपैक्ट छोड़ता है। आपका स्टेट डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे, आपका स्टेट डिसाइड करता है कि आपका बिहेवियर क्या होगा। हम अक्सर देखते हैं कि सबको पता है कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं कि जो किसी को पसंद नहीं आता है, और बाद में वो खुद पछताते हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना था, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। तो वो उस समय उस स्टेट में होते हैं कि वो स्टेट उनका नेगेटिव स्टेट होता है, हम इसको अनरिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं। वो अनरिसोर्सफुल स्टेट उनसे वो काम करवाता है। जैसे हम सब सब जानते हैं भाई, गाली देना अच्छी बात नहीं है, चिल्लाना अच्छी बात नहीं है, किसी को मारना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, और किसी की इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन
ये सारे काम हम कर रहे हैं, बाद में हम सोचते हैं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो काम नहीं करना था मैंने वो काम क्यों किया, उसको कहते हैं अनडिजायर्ड बिहेवियर। यानी मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना था लेकिन फिर भी मैंने ऐसा बिहेव क्यों किया, क्योंकि उस समय मैं जिस स्टेट में था वो स्टेट रिसोर्सफुल नहीं था, फायदेमंद स्टेट नहीं था, नुकसानदेह स्टेट था। और जब भी मैं अनरिसोर्सफुल स्टेट में, नुकसानदेह स्टेट में अगर कोई एक्शन लूंगा तो उसका नुकसान मुझे भी है और सामने वाले को भी, और सिचुएशन खराब हो। जब स्टेट रिसोर्सफुल होगा, जब आपका जो जिसको हम कहते हैं इमोशनल जो स्टेबिलिटी है आपकी, अगर वो मेंटेन्ड है, और उस स्टेट में अगर आप कुछ बिहेव करते हो, कोई एक्शन लेते हो, तो उसका फायदा खुद आपको भी होगा, दूसरों को भी होगा, और उस सिचुएशन को आप ठीक से हैंडल कर पाओगे अगर आपका स्टेट हेल्दी है, अगर आपका स्टेट रिसोर्सफुल है। अब ये स्टेट की एग्जांपल जो है मैं आपको पानी की बोतल देके समझाता हूँ, ठीक है। Yes. जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 पानी की बोतल्स है, ठीक है। दोनों ही बोतल सेम है, दोनों का साइज सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, एक ही कंपनी की दोनों बोतल्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर जोर की हवा आई या टेबल हिला तो कौन सी बोतल पहले गिरेगी? जिसमें पानी कम है वो वाली। वो पहले गिरेगी। यस। और जिसमें पानी ज्यादा है वो इतनी आसानी से गिरेगी क्या? नहीं, क्यों नहीं गिरेगी? वो उसका वेट ज्यादा है। उसका वेट ज्यादा है। इसका मतलब ये दोनों बोतल सेम है, दोनों बोतल सेम है, तो डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? उसके अंदर का पानी। जिस बोतल में पानी का लेवल ज्यादा है वो इतनी आसानी से गिरेगी नहीं, और जिस बोतल में पानी कम है या नहीं है वो फूंक मारने से भी गिर जाएगी। ठीक इसी तरह हमारा स्टेट मैनेजमेंट होता है। जो इंसान अंदर से इमोशनली स्टेबल है, लाइफ में आने वाले छोटे मोटे जो डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो इंसान अंदर से खाली है, जो इमोशनली डिस्टर्ब है, जो इमोशनली अनस्टेबल है, छोटी सी छोटी बात उसको परेशान कर देगी, छोटा सा इंसिडेंट उसको डिस्टर्ब कर देगा। उस डिस्टर्ब स्टेट में जब वो एक्शन लेगा तो उसका खुद का भी नुकसान होगा और वो दूसरों का भी नुकसान करेगा और सिचुएशन को और बिगाड़ देगा। तो यहाँ स्टेट मैनेजमेंट की एग्जांपल उस बॉटल की तरह है कि भले ही बॉटल सेम है, लेकिन जो बॉटल स्टेबल है वो उसके अंदर के पानी की वजह से, उसकी सफिशिएंट क्वांटिटी की वजह से, और जो बॉटल स्टेबल नहीं है, जो फूंक मारने से गिर जाएगी, उसके लिए भी उसके अंदर का पानी जिम्मेदार है, उसका लेवल जिम्मेदार है। तो जिस बॉटल की वाटर लेवल सफिशिएंट है वो स्टेबल रहेगी, जिस बॉटल की वाटर लेवल कम है वो खतरे में है, कभी भी गिर सकती है। तो इसी तरह हम इंसानों का भी है। बाहर की सिचुएशन क्या है हमको नहीं पता, बाहर की सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, कभी भी कोई भी डिफिकल्टीज आ सकती है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, कभी भी कोई भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर मैं अंदर से भरा हूं तो मैं किसी भी डिफिकल्टी को आसानी से मैनेज कर सकता हूं, और अगर मैं अंदर से खाली हूं तो छोटी सी डिफिकल्टी मुझे हिला के रख देगी, और एक छोटी सी डिफिकल्टी में जब मैं एक्शन लूंगा अनरिसोर्सफुल स्टेट के साथ तो मैं उस सिचुएशन को और खराब कर दूंगा। तो इसको कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। अब स्टेट मैनेजमेंट में भी एनएलपी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको लगता है कि आपका जो स्टेट है वो अनस्टेबल है, यूज एनएलपी। एनएलपी यूज करके आप अपना स्टेट रिसोर्सफुल बना सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं 24 घंटे रिसोर्सफुल स्टेट में रहना है। कहीं पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, कोई परफॉर्मेंस आपको देना है, उस समय कम से कम आपको रिसोर्सफुल स्टेट में रहना है। जब आप रिसोर्सफुल स्टेट में रहते हो तब उस काम को अंजाम दे पाते हो, तब आप उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाते हो। इसलिए हम देखते हैं, देखिए, कई इंटेलिजेंट लोग, कई कामयाब लोग, कई फेमस लोग जिनके लोग एग्जाम्पल देते थे, वो ऐसा काम कर देते कि लोग कहते इनसे तो ये उम्मीद नहीं थी। जैसे कई फिल्म स्टार्स सुसाइड कर लेते। भाई वो जब फिल्म स्टार बना, वो इतना बड़ा आर्टिस्ट बना, वो वहां पहुंचा जहां अक्सर लोग नहीं पहुंचते, फिर उसने सुसाइड कैसे कर लिया? तो जब उसने सुसाइड किया
उस समय वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में था। जब वो प्रोग्रेस कर रहा था तो वो रिसोर्सफुल स्टेट में था, कॉन्फिडेंस है, होपफुलनेस है, एक्साइटमेंट है। लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ में कोई छोटी सी प्रॉब्लम आई, छोटी सी डिफिकल्टी आई, और अगर इत्तेफाक से उस समय वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में है, तो वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा और छोटी डिफिकल्टी को वो और बढ़ा देगा। तो जो लोग सुसाइड करते क्यों करते? सुसाइड से बड़ा प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकता। Yes. यानी कोई एग्जाम में फेल हो रहा है, अगले साल पास हो जाएगा। कोई एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहा है, अगले इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो एक बार जान दे दे, वो दोबारा जान कहां से लाएगा? तो यहां पर अगर देखा जाए तो सुसाइड इज द बिगेस्ट लॉस। सुसाइड से बड़ा लॉस ही नहीं हो सकता। लेकिन लोग फिर भी सुसाइड क्यों कर रहे हैं? तो जिस समय वो सुसाइड करते हैं, जब भी लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, वो उस समय अनरिसोर्सफुल स्टेट में है। तो जहां हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने एम्प्लॉयज को टेक्निकल नॉलेज देते हैं, उसी के साथ साथ उनके स्टेट मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। खास तौर से स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट जिनके ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर होता है, उनको स्टेट मैनेजमेंट भी सिखाना पड़ेगा कि ठीक है, तुम ये स्टडी कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं तुमको इमोशनली भी स्ट्रांग होना है, क्योंकि हर बार तुम्हारा स्टेट एक जैसा नहीं होगा। तो जहां तुम्हारा स्टेट कम हो जाए, अपने स्टेट को बढ़ाओ। जहां तुम अनरिसोर्सफुल स्टेट में गए, उसको रिसोर्सफुल स्टेट में कन्वर्ट करो। यानी इन सिंपल वर्ड, पानी का बोतल को मेंटेन करना है। और ये पानी कम होता है। Hmm. देखिए, टाइम टू टाइम हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में जाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत चैलेंजेस है, अलग अलग चैलेंजेस है। कोई अगर फैमिली में बहुत खुश है तो उसको प्रोफेशनल चैलेंजेस है। कोई अगर प्रोफेशन में बहुत खुश है तो उसके पर्सनल चैलेंजेस है। कोई फैमिली में भी खुश है, प्रोफेशन में भी खुश है, उसके सोशल चैलेंजेस है, उसके हेल्थ के चैलेंजेस है। तो हम अपनी लाइफ में ना, एक जगह स्टेबल है तो दूसरी जगह अनस्टेबल है। तो यहाँ सीखना ये पड़ेगा कि जहां मैं अनस्टेबल हूं, अनस्टेबल सिचुएशन में भी मेरा जो इमोशनल स्टेट है, उसको मैं कैसे स्टेबल रखूं। इसको कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट, एंड वी लर्न इट इन एनएलपी। Yes, sir. जैसे आपने बताया और हम जानते हैं आपने पूरे इंडिया में ट्रेनिंग्स ली है, सो स्टाफ ट्रेनिंग या नेसेसरी है, और स्टाफ ट्रेनिंग के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, ये जितने भी स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो हम सिखाते हैं, उसका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक कॉमन पर्पज है। एक कॉमन पर्पज है कि ये व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबल हो जाए। जितने भी, यानी एक बच्चा अगर स्कूल पढ़ रहा है, कॉलेज पढ़ रहा है, ट्यूशंस ले रहा है, ये नॉलेज ले रहा है, वो नॉलेज ले रहा है, अल्टीमेट गोल क्या होता है पेरेंट्स का, टीचर्स का और उस खुद बच्चे का? कि वो प्रोफेशनली स्टेबल हो जाए। वो जिस प्रोफेशन में जाए वहां पर वो कुछ अचीवमेंट करे, और वो वहां पर, है ना, बना रहे, उसको कंपनी निकाले नहीं। ठीक है? तो अब यहाँ पे जो स्टाफ ट्रेनिंग है, कंपनीज को भी ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि जो इंप्लॉइज हम रखते हैं, है ना, जो स्टाफ हमने रखा है, क्या इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज है कि ये लोग ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मदद करेंगे। यानी अगर मैं आपको समझाऊं कि कंपनी का हर एक इंप्लॉय एक मशीन के पुर्जे की तरह है। जैसे पूरी मशीन होती है, वो मशीन में कई सैकड़ों पुर्जे उसके अंदर है। ठीक है? अब एक पुर्जा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक पुर्जा काम नहीं कर रहा है। तो भले एक पुर्जा बहुत फास्ट चल रहा है, दूसरा पुर्जा अगर कहे कि मैं नहीं काम कर रहा, तो पूरी मशीन हैंग होगी, पूरी मशीन रुक जाएगी। ठीक इसी तरह अगर आप कंपनी में स्टाफ सेलेक्ट करते हो, आपका टॉप मैनेजमेंट बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन लोअर लेवल या मिडिल लेवल पर जो इंप्लॉइज है, अगर वो उतने स्किल्ड नहीं है, अगर वो उतने टैलेंटेड नहीं है, अगर वो उतने इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो आपका पूरा मैकेनिज्म जाम होने वाला है। तो यहाँ स्टाफ ट्रेनिंग की जरूरत इस तरह से है, जिस तरह एक मशीन को ऑयलिंग, ग्रीसिंग की जरूरत होती है, उसी तरह एक कंपनी को अपने इंप्लॉइज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, उनके स्किल्स बढ़ाना, उनको एम्पावर करना, उनको अपग्रेड करना, ये मशीन की ऑयलिंग और ग्रीसिंग की तरह है। जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज की टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करता रहेगा,
वो देखेगा कि उसके एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट होता है, उसके एम्प्लॉइज का ऑर्गेनाइजेशनल गोल में कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, आपसी कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, स्टाफ और मैनेजमेंट का जो गैप है वो कम होता है। और इन सब का फायदा अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को होता है। ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो अपने गोल अचीव करना चाहती है, अगर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, सो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग टाइम टू टाइम करते रहनी चाहिए, क्योंकि हर एम्प्लॉय एक अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, हर एम्प्लॉय के अपने कुछ पर्सनल चैलेंजेस है। तो अगर वो एम्प्लॉय अपने पर्सनल चैलेंजेस की बिना पर अगर वो कंपनी में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ये कंपनी को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये एम्प्लॉय इतना टैलेंटेड होने के बाद, इतना इंटेलिजेंट होने के बाद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। तो उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, उसके जो लिमिटिंग बिलीफ्स है उसको ब्रेक करने की जरूरत है, उसको एम्पावरिंग बिलीफ इंस्टॉल करने की जरूरत है और उसको इतना इनेबल करने की जरूरत है कि अब वो अपना 100% दे सके। जब हर एम्प्लॉय अपना 100% देगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकती है। इसलिए स्टाफ ट्रेनिंग की जरूरत यस सर, एब्सोल्युटली। जैसे सर, जानते हैं आप इंटरनेशनल एनएलपी ट्रेनर हैं है। और आप एसोसिएटेड हैं एनएलपी के साथ, हम्म। तो आपका एनएलपी का एक्सपीरियंस कैसा है? योर एक्सपीरियंस विद एनएलपी। देखिए, मैं अगर अपने पूरे करियर के बारे में आपको बताऊं तो पहले मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचता था, पहले वो बता दूं आपको। आमतौर से लोग क्या सोचते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत जनरल वर्ड है, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कई ट्रेड्स है, पर्सनालिटी कई ट्रेड्स होते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कई ब्रांचेस है, उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। आमतौर से लोग ये समझते हैं कि अगर किसी बच्चे को स्टेज पे जाकर स्पीच देनी आती है तो उसकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप है। कोई अगर इंग्लिश बोलना सीख लेता है तो उसकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप है। वो वन ऑफ द स्किल है। स्टेज पे जाकर एक धुआंधार भाषण देना वो एक स्किल है, ठीक है। इंग्लिश बोलना ये एक स्किल है। तो आमतौर से होता ये है कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ये समझते हैं कि कोई स्टेज पे जाकर अच्छी स्पीच दे रहा है तो उसकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप है, कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप है, जबकि ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 100 से ज्यादा ट्रेट्स है। आप माइंडसेट कैसा है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, आपके डिसीजन मेकिंग कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, यानी ये सारे पर्सनालिटी के ट्रेट्स है। जब आप ये सब सीखोगे तभी कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह दी जाए, है ना? हम उसको कह सकते हैं। तो मेरी जर्नी में शुरू में मुझे ये लगता था कि इंग्लिश बोलना सीख लो, स्टेज पे जाके स्पीच दे दो तो एक डेवलप पर्सनालिटी होगी। लेकिन धीरे 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 मैंने अपनी लाइफ में जो स्किल्स डेवलप किए, मैंने अपनी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पे जो डिसीजंस लिए, जो मेरा अप्रोच रहा है, जब मैं यहाँ से उसको पलट कर देखता हूँ तो मेरे करीबन 20 साल के करियर में, मैं ट्रेनिंग में आने से पहले मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता था, मैं रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किए। तो जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम मैंने अपनी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में एनएलपी के अलग अलग कंसेप्ट इस्तेमाल किए थे, अलग अलग कंसेप्ट इस्तेमाल किए थे। एनएलपी तो अभी मैं, है ना, कुछ सालों में मैंने सीखा है, लेकिन जब मैं स्टडी करता हूँ अपनी जर्नी को तो मुझे समझ में आता है कि मैंने अपनी लाइफ के इनिशियल स्टेजेस पे कहीं ना कहीं मैंने रीफ्रेमिंग यूज किया था, कहीं पर मैंने स्टेट मैनेजमेंट यूज किया था, कहीं पर मैंने मॉडलिंग यूज किया था, कहीं पर मैंने एनएलपी का जो सबसे फेमस टूल है एंकरिंग मैंने यूज किया था, कहीं पर मुझे लगता है कि मैंने एनएलपी का जो न्यूरोलॉजिकल लेवल्स है वो मैंने यूज किया था, कहीं पर मुझे लगता है कि मैंने एनएलपी के जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं, एनएलपी के कुछ लैंग्वेज पैटर्न्स होते हैं, तो कुछ सिचुएशंस पे मैंने वो इफेक्टिव लैंग्वेज पैटर्न्स इस्तेमाल किए थे। और यही वजह है कि मैं अपने करियर में नीचे से यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। तो मुझे विदाउट अवेयरनेस में एनएलपी यूज करता रहा और ज्यादा नहीं, मैंने को 5 या 10 कंसेप्ट मैंने यूज किए होंगे।
जबकि एनएलपी आपको 100 से ज्यादा कंसेप्ट सिखाता है। तो जब मैंने एनएलपी सीखा, तो जब एनएलपी सीखते समय मैं रिलेट कर रहा था कि यार मैंने तो ये किया है, मैंने तो ये किया है, मैंने तो ये किया है। तो मुझे एहसास हुआ कि अगर एनएलपी में पहले सीख लेता, तो आज मैं जहां पर हूं, मैं वहां 10 साल पहले पहुंच सकता था। क्योंकि मैं जो टूल्स मैंने इस्तेमाल किए, वो विदाउट अवेयरनेस इस्तेमाल किए। अगर ये अवेयरनेस मुझे पहले मिल जाता, मुझे अगर मेरे कॉलेज के टाइम पर ये एनएलपी टेक्निक्स मुझे पता चल जाती, तो शायद आज मैं जहां हूं, यहां मैं शायद 10 साल पहले होता, या आज मैं जहां हूं, मैं उससे बहुत आगे होता। तो एनएलपी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैंने अपनी लाइफ में जहां जहां भी मैंने सक्सेस अचीव की है, जब कभी भी मैंने एक बड़ा अचीवमेंट किया है, जब कभी भी मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, वहां पर मैंने जाने अनजाने, अनजाने जाने तो नहीं था, है ना, अनजाने मैंने एनएलपी का टेक्निक इस्तेमाल किए। अब मुझे एहसास होता है कि यार वहां मैंने एनएलपी का वो टेक्निक यूज किया था। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जब आप अपने करियर के इनिशियल फेज पे हो, और वहां पर अगर आप एनएलपी जैसी कोई टेक्निक सीखते हो, एनएलपी जैसे टूल्स अगर आप सीखते हो, तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाती है। आपका जो डायरेक्शन है वो बहुत क्लियर हो जाता है, और आपके पास कुछ टूल्स और टेक्निक्स आ जाते हैं कि कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कौन सी डिफिकल्टीज को कैसे डील करें, खुद को कैसे मैनेज करें, लोगों को कैसे मैनेज करें, और अपॉर्चुनिटीज को कैसे अट्रैक्ट करें। ये सारी चीजें आप कर सकते हो अगर आप एनएलपी कंसेप्ट सीखते हो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही जबरदस्त रहा है एनएलपी के साथ, एंड स्टिल आई डोंट कॉल माई सेल्फ मास्टर ऑफ एनएलपी, स्टिल आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एनएलपी। जितना ज्यादा आप एनएलपी को सीखते जाओगे, उतना ज्यादा आपको और इंफॉर्मेशन मिलती जाती है। Yes, sir. It is a really great experience of NLP. सर, आप अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं जैसे मैंने कहा है कि मैं पूरे ऑल इंडिया में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेता रहता हूँ। मेरे लर्नर्स में स्टूडेंट्स भी है, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी है, बिजनेस ओनर्स भी है, टीचर्स भी है, हाउस वाइफ्स भी है। तो मेरा मैसेज यही होगा कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, जो भी अ, आपकी जो ड्रीम लाइफ है, अगर आप वो अचीव करना चाहते हो, तो आपको कुछ टूल्स, टेक्निक सीखने पड़ेंगे। आपको अपने आप को इनेबल करना पड़ेगा, इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि जो मेरा गोल है, जो मेरा ड्रीम है, उस तक पहुंचने के लिए मेरे अंदर कुछ कमियां हैं। तो पहले उन कमियों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। उसके बाद जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। उसके बाद आप जो कुछ अचीव करना चाहते हो, आप वो अचीव कर सकते हो। जो पोजीशन आप सोसाइटी में चाहते हो, वो पोजीशन पे आप पहुंच सकते हो। और जो आइडेंटिटी आप चाहते हो कि लोग आपको इस तरह से पहचाने, आप उस आइडेंटिटी को बनाने में कामयाब हो सकते हो। उस आइडेंटिटी को मेंटेन करने में आप कामयाब हो सकते हो, अगर आप कुछ टूल्स, टेक्निक्स, कुछ स्ट्रैटेजीज अगर अपनाते हो टाइम रहते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, टाइम रहते। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या होता है कि एक इंसान का, जब वो अपना एजुकेशन खत्म करके अब वो प्रोफेशन में जा रहा है, ये उसका लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। अगर वो यहाँ पर एनएलपी जैसे टेक्निक अगर वो सीखता है, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दैट कैंडिडेट। क्योंकि लाइफ में अनसर्टेनिटीज बहुत है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस बहुत है। आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है, आपको नहीं पता आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, आपको नहीं पता कि कंपनी ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, आपको नहीं पता आपका इंटरव्यू कैसा होगा, आपको नहीं पता आपका बॉस कैसा होगा, कलीग कैसे होंगे, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, आपका क्लाइंट कौन होगा, आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर आप एनएलपी जैसी टेक्निक सीखते हो, सो वन थिंग इज श्योर, एक बात तो तय है कि चाहे सिचुएशन कुछ आ जाए, जो मैंने तय किया है मैं उसको अचीव कर सकता हूं। क्योंकि मेरे पास कुछ टूल्स और टेक्निक्स है, जिसकी बिना पर मैं अपना ड्रीम गोल अचीव कर सकता हूँ। जो पोजीशन मैं चाहता हूँ मैं उस पोजीशन पे जा सकता हूँ। जो आइडेंटिटी मैं बनाना चाहता हूँ वो आइडेंटिटी मैं बना सकता हूँ। और जो कुछ भी लाइफ में मेरी जो भी है ना होप है, जो भी मेरी डिजायर्स है, मैं उनको फुलफिल कर सकता हूँ।
तो मेरा मैसेज यही होगा कि ऑल द टाइम अपग्रेड योरसेल्फ, क्योंकि दुनिया बदल रही है और बदलती दुनिया के बदलते चैलेंजेस है, बदलती रिक्वायरमेंट्स है. सो आइडेंटिफाई what is the requirement, what are the challenges, and skill yourself to grab those opportunities and to deal with the difficulties and challenges and keep going. Thank you so much, sir, for giving us your valuable time and the lessons of NLPs and behavior and many topics like many things of challenges and skills you give us. So once again, thank you so much. Thank you so much.